कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। पंचवर्षीय योजना पढ़ लिए थे, समझ में आया? ठीक है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित आयोग कौन कौन से थे? योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, दोनों को 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। सेम वही है, नाम चेंज किया गया है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं है। पहले राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों थे, दोनों को मिला के बना दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्म भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन भी नहीं है ना? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये भी हो गया। पंचवर्षीय योजना खत्म। आज पढ़ते हैं एक ज्वलंत मुद्दा और एक ऐसा मुद्दा जो काफी समय से क्या शुरू से भारत में विद्यमान है, यूनिवर्सल समस्या है। क्या? गरीबी और निर्धनता से एक ही है। ठीक है, गरीबी और निर्धनता। सबसे पहले गरीबी हटाओ का बात कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? चौथी में। गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया? 5वीं में। और विशेष रूप से गरीबी हटाने के लिए प्रयास किस में किया गया? हाँ, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बात करी गई थी चौथी में और उसको एकदम जबरदस्त टाइप से हैंडल किया गया 6वीं में। ऐसे ही पढ़े थे। समाजवादी समाज का मतलब क्या होता है? नारा देखो, नारा। चलो, मैं भी पढ़ाया हूँ। हाँ, देख लेते हैं आर्थिक। विसूत्री कार्यक्रम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है। और चौथी में क्या कहा गया है? गरीबी पे बात नहीं की गई है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो भैया स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है। तो भाई गरीबी हटेगा उससे भी। चलो आप लोग 5वीं ले लो, पर ये याद रखना कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? और गरीबी हटाने के लिए काम किसमें किया गया? 6वीं में। ठीक है, 6वीं में लिखा हुआ है पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। और नारा कब दिया गया था? 5वीं में। और आज हमको पढ़ना है क्या? गरीब, है ना? गरीबी हर आदमी किसी ना किसी टाइप से क्या होता है? गरीबी होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं क्या, राम और माया दोनों एक साथ नहीं मिलती, है ना? तो आदमी किसी ना किसी टाइप से गरीब है। पर हमको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पढ़ना है क्या? गरीबी। गरीबी का मतलब क्या होता है भाई? देखिए, जो आदमी, हाँ, वो नापने का तरीका है। जो आदमी, जो इंसान, जो जीवित इंसान
जिंदा रहने की अनिवार्य जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं कहलाता। जो जिंदा रहने के लिए अनिवार्य चीजें हैं उसको भी नहीं जुटा पाता है, वो इंसान गरीब कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा आदमी जिसके पास रोटी नहीं है ना, कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, वो आदमी क्या कहलाता है? गरीब। लोगों का गरीबी रेखा का कार्ड बनता है, निर्धनता रेखा का नहीं बनता है। क्या रेखा का कार्ड बनता है? हाँ, सब बोलते हैं ना गरीबी रेखा वाला कार्ड है। तो गरीबी रेखा में सरकार क्या देती है? सुविधा देती है। सबसे पहले तो भोजन देती है, उसके बाद उस कार्ड से आपका क्या हो सकता है? इलाज भी हो सकता है। तो वो जो कार्ड है गरीबी रेखा का, वो आपको क्या प्रदान करता है? जिंदा रहने की अनिवार्य साधनें प्रदान करता है। तो गरीबी का सीधा सीधा एक ही वर्ड में परिभाषा यह है कि जो मनुष्य जीवित रहने के लिए आवश्यक और अनिवार्य साधनों को भी नहीं जुटा पाता, वो मनुष्य गरीब कहलाता है। ठीक है, गरीबी हमारे देश की बहुत प्रमुख समस्या है और हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है आय की असमानता। आय की असमानता, और हमारे यहाँ आय का समान वितरण नहीं हो पाता, इसीलिए गरीब और अमीर बनते जाता है। ठीक है, एक और भारत में है ना बिलियनियर मिलियनियर क्या क्या सब बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत में है ना विश्व के सबसे रईस इंसानों में, पॉज करो, भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण है, एक तो भारत क्या है, विकासशील देश है और हमारे यहाँ आय की असमानता बहुत है। ठीक है, गरीब और अमीरी की खाई बहुत क्या है, बड़ी है, जिसको पाटना अभी लगभग थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए हमारे यहाँ गरीबी विद्यमान है। ठीक है, गरीबी की परिभाषा और समझने के लिए सीधा सीधा आप बोल सकते हो, कोई इंसान अगर जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर सकता है तो वो क्या है? गरीब है। ठीक है, अब देखते हैं गरीबी नापने के तरीके, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पर एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक, गरीबी का अर्थ है कि वह स्थिति जब किसी व्यक्ति के जीवन की निम्न आधारभूत आवश्यकता जैसे भोजन वस्त्र आवास उपलब्ध नहीं होता। अगर किसी आदमी को जिंदा रहने के लिए भोजन आवास और वस्त्र उपलब्ध नहीं होता तो आदमी क्या है? गरीब है। ठीक है, अगर किसी के पास घर है, भोजन भी है, ठीक है, और वस्त्र भी है, पर पैसा नहीं है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिए। जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं होता, जिसके पास जिंदा रहने के साधन नहीं है ना, वो आदमी क्या होता है? गरीब होता है। ठीक है, मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता तब उसे क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। ठीक है, विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर की असमर्थता है, मतलब सबसे नीचे लेवल का भी जिंदगी जीने का उसके पास साधन नहीं है, तब वो आदमी क्या कहलाएगा? गरीबी। अपने समाज में होते ना एक हाई क्लास, एक होता है एलीट क्लास, फिर हाई क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, है ना, फिर लोअर क्लास, और जो लोअर क्लास है उसमें भी जो और नीचे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं, वो इंसान क्या होगा? गरीब होगा। ठीक है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय की असमानता। ठीक है, अपन पढ़े हैं ना कि किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या? धन का वितरण ऐसा हो कि सभी के पास बराबर धन पहुंचे, पढ़े हैं। ठीक है, तो वही है, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष मतलब डायरेक्ट और निरपेक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ये पता है कि नहीं? सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक है, तो गरीबी कितने को समझ में नहीं आया भाई बताओ? ठीक है।
ये हो गया। पहले गरीबी का आंकड़ा कौन जारी करता था? योजना आयोग। किसके सहयोग से? एनएसएसओ, है ना, राष्ट्रीय क्या, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एनएसएसओ पढ़े थे? ये क्या करता है? सीएसओ का प्रति व्यक्ति आय की गणना करने में मदद करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। वही योजना आयोग का मदद करता था क्या करने में? गरीबी के डेटा जारी करने में। तो सबसे पहले यह कहा गया कि जो आदमी कैलोरी में नापा गया, जो आदमी गांव में 2400 कैलोरी के नीचे और शहर में 2100 कैलोरी के नीचे भोजन प्राप्त करता है, वो क्या है? गरीब है। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जब कैलोरी को मात्रक बनाया गया तो गांव में कितना? 2400 कैलोरी, है ना, और शहरों में 2100 कैलोरी। अगर इससे नीचे कोई आदमी प्राप्त करता है तो वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया था। और इसमें उसकी मदद कौन करता है? एनएसएसओ। किसकी? सीएसओ की नहीं भैया, योजना आयोग की। ये गरीबी पढ़ रहे हैं। सामान्यतः गरीबी को मापने की दो विधियां हैं। कौन सी? सापेक्ष और निरपेक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। सापेक्ष में क्या करते? देख लो, इसमें उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है। यह देखा जाता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसे प्रायः गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। यह विकसित देशों में गरीबी मापने के लिए अधिक उपयुक्त है। इन दोनों विधियों से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था का अल्प विकास तथा राष्ट्रीय आय में असमान वितरण के कारण ही गरीबी उत्पन्न होती है। इससे सीधा सीधा बोला गया है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होगी तो उसमें क्या होगा? पैसे वाला और अमीर होगा और गरीब और गरीब, और वैसे ही गरीबी बढ़ते जाएगी। सापेक्ष गरीबी नापने का, गरीबी नापने का तरीका, है ना। ठीक है, गरीबी की माप कैसे करते? पहला क्या है? सापेक्ष। सापेक्ष मतलब डायरेक्ट। इसमें क्या करते हैं? उच्च आय वर्ग। कौन? उच्च आय वर्ग की तुलना किससे की जाती है? निम्न आय वर्ग से। किससे? निम्न आय से तुलना। ठीक है, और इस तुलना करने के लिए दो ठोक अपने पास क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। पहला क्या है? लॉरेंज वक्र। क्या? वक्र, लॉरेंज कर्व, वक्र। और दूसरा क्या है? गिनी गुणांक। क्या? गिनी गुणांक। ये पूछता है गरीबी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। किसमें? सापेक्ष गरीबी के मापन में। ठीक है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। ठीक, गरीबी अपने आप पहले योजना आयोग मापता था जी। योजना आयोग गरीबी के आंकड़े जुटाता था, जिसमें एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसकी मदद करता था। यही नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का क्या करता है? मदद करता है। किस लिए? राष्ट्रीय आय की गणना में। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ये गरीबी मापते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्री लोग इससे क्या मापते हैं? गरीबी। ठीक, चलिए आगे बढ़े।
ठीक है, ये क्या है, लॉरेंज वक्र। ठीक है, लॉरेंज वक्र। ठीक, देख लिए। ठीक है, यहां ये वाले सी वाले लाइन में अपन क्या लिखते हैं, आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत, है ना। अपने को इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको बस ये देखना है कि ये कार्य कैसे करता है। आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत, इधर जमा वाला काम करेंगे, इधर जितनी आय प्राप्त होती है उसको लिखेंगे। बीच में एक न्यूट्रल लाइन खींचते हैं, कौन सी, न्यूट्रल लाइन, समानता रेखा, ये दिख रही है, क्या है ये, समानता रेखा। ठीक, उसके बाद पूरा डेटा बनाएंगे और डेटा के अनुसार ये लाइन बनता है, क्या बनता है, लाइन बनता है। ठीक है, ये लॉरेंज वक्र है, लिखा भी हुआ है। इधर आय का संचयी प्रतिशत, इधर जितना आय प्राप्त करते हैं वो, मतलब आपके पास पैसा कितना बच रहा है। उसके बाद आदमी के हिसाब से, उसके आय के हिसाब से जब उसको ड्रॉ करेंगे तो ये सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रल लाइन, बीच का। ठीक, अगर मान लो यहां पे ए है, या ए तक के आय प्राप्त करने वालों का संचय नहीं है, कम है। बी तक के आएंगे थोड़ा ज्यादा है, सी तक के आएंगे थोड़ा और ज्यादा है। तो ये जिसके पास ज्यादा संचय है वो क्या हो जाएगा, अमीर, और जिसके पास कम है वो क्या हो जाएगा, गरीब। ये बस समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, समानता रेखा। क्या बोलते हैं, समानता रेखा। और ये जो है यही कर्व है, ये क्या है, कर्व। ये कर्व समानता रेखा से जितना दूर होगा उतना आय का विषमता होगा, उतना क्या रहेगा, गरीबी रहेगी। अगर सबके पास एक जैसा पैसा है, कोई गरीबी नहीं है, तो ये रेखा एकदम सीधी सीधी चले जाएगी। समझ में आया। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि समानता, निरपेक्ष समानता रेखा से कर्व जितना दूर होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, आय की असमानता, है ना। और यही क्या है, गरीबी है। अब ये रेखा, ये जो कर्व है, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है समानता रेखा, ये समानता रेखा दिख रहा है। अगर ये जो कर्व लाइन है जिसको आप लोग देख रहे हो, ये जो कर्व लाइन है इस समांतर रेखा के पैरेलल जाएगी, मतलब सबके पास क्या है, बराबर पैसा। और ये इस समांतर रेखा से जितनी दूर होते जाएगी उतना क्या है, गरीबी है। 0 रहेगा तो पूर्ण समानता, 1 रहेगा तो पूर्ण असमानता, मतलब जितना ज्यादा गैप रहेगा उतनी ज्यादा असमानता रहेगी। इसी को बोलते हैं क्या, लॉरेंज वक्र। क्या बोलते हैं, लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व। क्या नापते हैं, गरीबी। ठीक है, लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवार की संचयी प्रतिशत और वाई अक्ष पर कुल आय का संचयी प्रतिशत। पॉज करो थोड़ा। लॉरेंज वक्र 0 से होकर 100 पर समाप्त होता है यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो, यानी x प्रतिशत के पास x प्रतिशत आय हो तो उन्हें प्रदर्शित करने वाली x अक्ष 45 अंश का कोण बनाएगी। इसमें यह बोला है अगर सबके पास बराबर पैसा हो, है ना, तो ये जो 45 अंश की रेखा गई है ना, वही क्या होगा, बराबर की रेखा होगी। ठीक है, अगर x लोगों के पास x पैसा हो तो बराबर रेखा होगी। ठीक है, उसके बाद
बस इतना ही है इसमें। समझ में आ गया? इसको ज्यादा डीपली मैं भी नहीं पढ़ता, क्योंकि अपने को से केवल इतना ही पूछता है कि नापते कैसे हैं। ये समांतर रेखा से, ये जो बीच वाली रेखा है, इससे बराबर में जाएगी तो आय की असमानता नहीं है। ये कर्व इससे जितना दूर होता जाएगा असमानता उतनी ज्यादा है। ये हो गया लॉरेंज वक्र। अब दूसरा क्या है? गिनी गुणांक। ठीक है, ये हो गया लॉरेंज वक्र। अब दूसरा क्या है? गिनी गुणांक। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, इसका क्षेत्रफल किससे निकालते हैं? गिनी गुणांक से, कि कितना ज्यादा क्या है? असमानता है। बुक में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दूरी तो बता दिया लॉरेंज वक्र, लेकिन ये पूरा ये जो कट कट वाला सर्कल है, इसका क्षेत्रफल आप किससे निकालोगे? गिनी गुणांक से। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों मिलके क्या बताते हैं? गरीबी। ठीक है, गरीबी को नापते हैं। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल पूर्ण समता रेखा के नीचे कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात है। इसमें सीधा सीधा बोलता है क्या? लॉरेंज वक्र तो कर्व बना दिया, ये ऐसे खींचे, 45 अंश की रेखा खींचे। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच का कर्व है, ये क्या हो गया? लॉरेंज वक्र। और ये जो बीच का क्षेत्रफल है, इसको किससे नापेंगे? गिनी गुणांक से। और ये दोनों मिलके क्या बताता है? गरीबी बताता है, कि कितना अधिक गरीबी है। ठीक है, चलिए अगर गिनी गुणांक में 0 आता है, ये क्षेत्रफल 0 आता है, मतलब आय की असमानता नहीं है। और अगर 1 आता है तो क्या है? बहुत ज्यादा असमानता है। गिनी गुणांक में माप कितने से कितने तक रहता है? 0 से 1 तक। 0 मतलब समानता, और उसके बाद फिर पॉइंट में चलते आएगा, और 1 मतलब सबसे ज्यादा असमानता। समझ में आ गया? अब शॉर्ट में देखते हैं। कर्व बनाना मतलब लॉरेंज कर्व, और वो कर्व के गैप को मापना मतलब गिनी गुणांक। और दोनों किसका माप करते हैं? निर्धनता का। ठीक है, ये हो गया। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने बनाया था। ये पूछा जाता है, लॉरेंज वक्र किसने बनाया था? मैक्स ओ ऑरेंज, मैक्स ओ लॉरेंज 1905। और गिनी गुणांक को किसने बनाया था? कोरेडो गिनी, इटली के थे। कब? 1912। ठीक है, ये हो गया। इतने में किसी को कुछ पूछना है? सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए क्या होता है? लॉरेंज और, हाँ, दो लोगों की आमने सामने तुलना करना। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है? निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष मतलब, अब दूसरा क्या है? निरपेक्ष, नापने का निरपेक्ष मान, है ना? निरपेक्ष। ठीक है, इसमें गरीबी मापने के लिए क्या करते हैं? एक मानक रेखा निर्धारित कर देते हैं, या एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। क्या निर्धारित किया जाता है इसमें? मानक, मानक निर्धारित, स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है। ठीक है, पहले में तो गरीब और अमीर की तुलना कर दिए, दूसरे में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड। अब यही स्टैंडर्ड क्या है? 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। इसमें किसी के साथ तुलना कर रहे हैं क्या? नहीं, सीधा गांव में जो 2400 कैलोरी के नीचे खाएगा वो गरीब है,
और शहर में जो 2400 कैलोरी के नीचे खाएगा वो गरीब है। तो ये क्या है, निरपेक्ष गरीबी। तो इसको मापने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिया है। ठीक है, आपका कौन, योजना आयोग ने कैलोरी वाला मात्रक माना है। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने आय और व्यय वाला, कि जो आदमी खाने पे इतना पैसा व्यय करता है वो गरीब नहीं है, इससे कम करने वाला गरीब है। ये सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, यहां तक समझ गया, सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक, ये हो गया। भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने किया था। ठीक, सब ये हो गया। दादा भाई नेरोजी, मापने का तरीका, सबसे पहले गरीबी किसने मापा है? दादा भाई नेरोजी ने। उसके बाद गरीबी मापने के लिए योजना आयोग ने लकड़वाला के अध्यक्षता में मापदंड निर्धारित किया, और वो मापदंड क्या था? कैलोरी का, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। ठीक है, ये कहां रहेगा? गांव में। और ये कहां रहेगा? शहरी क्षेत्र में। ये कैलोरी के अनुसार मापेगी। कौन? योजना आयोग। किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई थी? टीडी लकड़वाला। क्या? टीडी लकड़वाला। ठीक है, उसके बाद ये चलते चला योजना आयोग टीडी लकड़वाला की अध्यक्षता में समिति बनाया। उसने गरीबी मापने के लिए ये मात्रक निर्धारित किया, क्या? कि जो आदमी गांव में 2400 कैलोरी से कम खाता है और शहर में 2100 कैलोरी से कम खाता है, वो क्या है? गरीब है। फिर इसको चेंज किया गया, और चेंज करके क्या लाया गया? इसको चेंज करके लाया गया मासिक कुल व्यय। मासिक कुल व्यय। ठीक है, इसके बाद कहा गया, हाँ, लेकिन अध्यक्षता कौन किया है? टीडी लकड़वाला समिति की। उसमें देखना आएगा। देखो, इसके पश्चात दांडेकर एवं रथ ने, है ना, 1960-61 और 67-68 के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को स्थिर माना। योजना आयोग ने सितंबर 89 में लकड़वाला की अध्यक्षता में क्या बनाया? समिति बनाया, और उसने इसको प्रस्तुत किया। उसके बाद अब आ जाते हैं पैसे पे। जब दूसरा फॉर्मूला किसका? व्यय का लाया गया। किसका? व्यय का, कि आप कितना खर्चा करते हो। तो इसमें कहा गया प्रति व्यक्ति 1 महीने में, है ना, प्रति व्यक्ति 1 महीने में, ठीक है, अपने खाने पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 49 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपए खर्चा नहीं कर पाता, और शहरी क्षेत्र में कितना? 56 रुपए खर्चा नहीं कर पाता, तो वो आदमी क्या कहलाएगा? गरीब। महीने में इतने का अगर वो खाना नहीं खा पाता तो वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। ये सिर्फ समझने के लिए है। ये कभी कभी पूछा जाता था 2400 और 2100 कैलोरी वाला। ठीक है, ये लकड़वाला बोले। फिर क्या बोले? जो और अर्थशास्त्री है उन लोग बोले ये कैलोरी सही मात्रक नहीं है, है ना। अब मान ले आदमी कुछ और खा लिया, उससे ज्यादा कैलोरी मिल रहा है, तो भाई कैलोरी सही मात्रक नहीं है, पैसे का मात्रक बनाया। पैसे का मात्रक मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 1 महीने में ग्रामीण क्षेत्र में
₹49 खाने पे खर्चा नहीं कर पाता, और जितना वो कमाता है उसका ₹49 खर्चा नहीं कर पाता गांव में, और शहर में कितना ₹56 खर्चा नहीं कर पाता, तो आदमी क्या है, गरीब है। ठीक है, ये मासिक व्यय है ना। ये हो गया। तो इस प्रकार से गरीबी नापने का आपका इस प्रकार से गरीबी के लिए बहुत सी समितियां बनी हैं और सबने अपना अपना रिपोर्ट दिया है। इसमें आपका लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ गया। गरीबी में और कुछ तो है नहीं। ठीक है, आपका वर्ल्ड बैंक बोलता है कि विश्व का 1/3 गरीब लोग कहाँ रहते हैं, भारत में। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि विश्व के 1/3 गरीब लोग भारत में रहते हैं, उसमें हम भी होंगे भैया, क्या पता, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अभी वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है, कौन, नीति आयोग। पहले कौन करता था, योजना आयोग का नाम बदल के क्या हो गया है, नीति आयोग। तो अभी वर्तमान में कौन निर्धारण करता है, ठीक है। और भी बहुत से अर्थशास्त्री है जिनका गरीबी निर्धारण के लिए फॉर्मूले में नाम है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास सबसे पहले कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए, ये हो गया। अब सरकार गरीबी मिटाने के लिए क्या क्या उपाय करती है वो पढ़ना है। ठीक है, आपके बुक में आगे दिया हुआ है। ठीक है, गरीबी निवारण, रोजगार बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास संबंधी प्रमुख योजनाएं। अन्नपूर्णा योजना, इसका 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम में। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना है। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके बारे में पढ़ना है, पूछता भी है ये कई जगह, है ना। क्या, फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम, फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको जो कॉपरेटिव से चावल मिलता है ना, वो इसी अधिनियम के तहत मिलता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। कुल मिला के आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ। इसके अनुसार क्या करना है, इसके अनुसार ये करना है कि लोगों को पोषक आहार मिल सके, कब, उचित मूल्य पर। ठीक है, आपको जो कोऑपरेटिव में चावल मिलता है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ही मिलता है ना। हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला राज्य है। कौन है, छत्तीसगढ़, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत में।
ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है देख ही रहे हो आप लोग। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका सबसे प्रमुख है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं, नरेगा, है ना, नरेगा। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं इसको, मनरेगा। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इसको, जरूरत के लायक। गरीबी पढ़े, गरीबी के बाद गरीबी हटाने की योजनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले गरीबी का अनुमान लगाता था योजना आयोग, अभी गरीबी का अनुमान लगाता है नीति आयोग। ठीक है, कैलोरी के हिसाब से कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 2100, और ये बदलते रहता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हटाने के लिए आपका पहला कार्यक्रम क्या था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। दूसरा क्या है, नरेगा, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण क्या रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। इसकी शुरुआत कब हुई, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है नरेगा की शुरुआत कहां से हुई, आंध्र प्रदेश से। कब, 2006 को। 2006 को कहां से हुई, आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से। ठीक है, ये क्या हुआ, नरेगा। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ, 2 फरवरी 2006। कहां पे, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश के बांदापुर जिले के हाँ, आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर। ठीक है, ये नरेगा चल रहा था। क्या चल रहा था, नरेगा। 2006 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी, 10वीं। ठीक है, तब ये नरेगा चालू हुआ। ठीक, फिर ये नरेगा चल रहा है और आप लोग पढ़ते हो मनरेगा। क्या पढ़ते हो, तो ये नरेगा ही है जिसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को क्या हो जाएगा, मनरेगा। इसी का नाम बदल के 2 अक्टूबर कब, 2009 को इसका नाम क्या हो जाएगा, मनरेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी बस जुड़ेगा, ये म का क्या जुड़ेगा, महात्मा गांधी। तो यहां आप क्या जोड़ दोगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। समझ में आ गया, 2 अक्टूबर 2009 को प्रवर्तित करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। ठीक है, इसके नीति निर्माता कौन थे, द्रेंज। मनरेगा कौन बनाया था जी, बेल्जियम के अर्थशास्त्री। मनरेगा कौन बनाया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, नहीं ये तो शॉर्ट है, जैसे नरेंद्र मोदी को क्या बोल देते हैं, नमो, नरेंद्र और मोदी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है नरेगा, नरेगा, है ना। ठीक है, अब इसी में महात्मा गांधी जुड़ गया, तो उसका
म आगे जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। कब से? 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, यहां तक हो गया? ठीक, चलिए, ये जो मनरेगा है इसको कौन बनाया है? मनरेगा को बेल्जियम के अर्थशास्त्री, ये कभी कभी पूछा जाता है भाई, कौन बनाया है? बेल्जियम के अर्थशास्त्री। बेल्जियम के अर्थशास्त्री कौन थे? जा द्रेंज, ये बनाए हैं भाई, क्या? मनरेगा को। ठीक है, ये जो योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्योंकि ये योजना कहाँ चलती है? गांव में चलती है। अभी चल रहा है, अभी खेती किसानी से सब फ्री हो गए, तो अभी ये चल रहा है कि नहीं जी आपके गांव में? 100 दिन पूरा भी हो गया। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार कितना दिन देती है? 150। केंद्र सरकार 100 दिन का रोजगार देती है और छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिन का, 50 उसमें एक्स्ट्रा, है ना? मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा दिन मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य है। हमारे यहाँ 150 दिन देते हैं, 50 दिन एक्स्ट्रा देते हैं काम, और केंद्र सरकार कितने दिन देती है? 100 दिन। ठीक है, चलिए, मनरेगा का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है भारत सरकार का? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था 2008 से 614। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सहयोग कितना है? 90:10 का। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसी योजना में काम के बदले अनाज और दुनियादारी योजना को मिला दिया गया। ठीक है, अब ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, उसके बाद इसका पैसा, वित्तीय सहायता, पैसा कौन कितना कितना देता है? वित्तीय सहायता, ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, मनरेगा कब से नाम बदला है? 2 अक्टूबर 2009 से। पहले क्या था इसका नाम? नरेगा। चालू कब से हुआ है? 2006। कब? 2 फरवरी 2006। कहां? आंध्र प्रदेश से चालू हुआ था ये। ठीक है, 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। इसको बनाए थे बेल्जियम के अर्थशास्त्री जा द्रेंज ने। इसमें पैसे का अनुपात होता है, केंद्र सरकार कितना पैसा देती है? 90, है ना? और राज्य सरकार कितना देती है? 10। अनुपात है भाई ये, है ना? अगर मान लो 100 रुपए खर्चा होता है तो 90 रुपए केंद्र सरकार देगी और 10 रुपए। ये पूछा जाता है कि मनरेगा में केंद्र और राज्य के वित्तीय हिस्सा कितना कितना है। अगर किसी आदमी को 100 रुपए पेमेंट देना है तो 90 रुपए केंद्र सरकार देगी और 10 रुपए राज्य सरकार। तो वित्तीय इसमें सहायता इस टाइप से है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन काम उपलब्ध कराना है? 100 दिन, है ना? कितने दिन काम उपलब्ध कराना है? 100 दिन। 100 दिन काम मिलेगा भाई, और एक दिन की रोजी है अभी कितनी? 204 रुपए, और 100 दिन काम मिलेगा आपको। ये एक साथ भी मिल सकता है और पार्ट पार्ट में भी मिल सकता है ना? एक वित्तीय वर्ष में मतलब एक साल में कितना दिन काम देंगे आपको सरकार? 100 दिन। और उसमें पैसे का सहायता कितना रहेगा? 90 और 10 का अनुपात। केंद्र सरकार कितना देगी? 90। राज्य सरकार कितना अनुपात देगी? 10। ठीक है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। ठीक है, जितने लोगों को भी काम दिया जाएगा उसमें कितने प्रतिशत महिला होगी? 33%। आप अभी गांव साइड जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तालाब खोदते हुए या जमीन को बराबर करते हुए
या रोड के किनारे में मट्टी डालते हुए, वो सब किसके तहत काम हो रहा है? मनरेगा के तहत। ठीक है, ये भी हो गया। अगर 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा, है ना। अगर आपको काम की जरूरत है और 15 दिन तक आपको सरकार काम नहीं दे पाती है, ठीक है, तो क्या मिलेगा फिर? बेरोजगारी भत्ता। अब ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठ के चले जाओ। अगर मनरेगा चल रहा है और आपका नाम मनरेगा की लिस्ट में है और आपके लिए कोई काम गांव में नहीं है, मतलब आपको काम नहीं मिल पा रहा है, अगर 15 दिन आपको काम नहीं देगी तो उसके बदले क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह के 6 दिन ही काम करना है। कितना दिन काम करना है? 6 दिन। और एक दिन में कितना घंटा? 7 घंटा काम करना है। ठीक है, होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। 3-4 घंटे का दे देते मतलब। काम नहीं है तो ठीक, ठेका नहीं है भैया, सरकारी काम है ये। हाँ हाँ, वैसा एक एक निश्चित कर देते हैं, एक दिन में आप इतना खोदो और जाओ। ठीक है, तो चलिए भाई, अधिकतर तालाब का गहरीकरण, सफाई और रोड के किनारे गड्ढे हो जाते हैं उसमें मिट्टी डालना, ठीक है, वही सब काम होता है इसमें। आपको अभी या कहीं पे बहुत उबड़ खाबड़ है तो उस जगह को भूमि सुधार के तहत क्या करना? बराबर करना। ठीक है, अभी ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत से काम है जिसको क्या करना चाहिए? मनरेगा के अंतर्गत डाल देना चाहिए। अब खेती किसानी के दिन में क्या नहीं मिलता है? बनिहार नहीं मिलता है ना। तो बीच में ऐसा सोच रहे थे, ऐसा बहुत सा सुझाव देखने को मिलता था कि जो बनिहार है वो कौन उपलब्ध करा देगा? मनरेगा के तहत उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, पर लोग फिर जाएंगे नहीं, प्राइवेट में ज्यादा पैसा लेते हैं, सरकारी में उनको कम मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें सप्ताह में कितने दिन काम करना है और एक दिन में कितना घंटा काम करना है? 7 घंटा काम करना है। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या अपंगता होने पर कितना? 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 10% अधिक मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनरेगा। मनरेगा के बारे में एक छोटा सा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, चालू हुआ था किसका नाम से? नरेगा। कब? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदीपुर अनंतनाग गांव से। 2009 में इसका नाम बदल के रख दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसको बनाया कौन है? बेल्जियम के अर्थशास्त्री ज्वा द्रेंज ने। इस पे पैसे का बंटवारा कैसा होता है? सरकार, केंद्र सरकार कितना देगी? 90% पैसा, और राज्य सरकार कितना देगी? 10% पैसा देगी। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन काम दिया जाएगा? एक वित्तीय वर्ष में कितने दिन काम? 100 दिन काम दिया जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद एक सप्ताह में कितने दिन काम करना है? सप्ताह में 6 दिन काम, और प्रतिदिन कितना घंटा? प्रतिदिन 7 घंटा काम करना है। ठीक है, कुल लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी रहेगी? महिलाओं की भागीदारी है 33%, है ना। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कब? बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, कब? 15 दिन तक काम नहीं मिलने पे। 15 दिन तक काम नहीं मिला, काम नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर आप काम करते हुए
क्या बोलते हैं, मर जाते हैं या कुछ हो जाता है तो कितना है? हाँ, मृत्यु और अपंगता, अपंगता पर कितना मिलेगा? 25,000। ठीक है। अगर आपका काम घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ना, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा? 10%। अभी मनरेगा की मजदूरी दर कितनी है? अभी आप लोग चेक कर लेना भैया, ये बढ़ते रहता है ना। प्रतिदिन मजदूरी दर कितनी है? मजदूरी कितनी है? 204 रुपए है। तो ये हो गया आपका क्या? मनरेगा। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे? गरीबी। तो गरीबी हटाने के लिए सरकार क्या चलाती है? मनरेगा। और मनरेगा में आपको अगर 6 दिन काम मिलता है तो कितना हो गया? 1200 रुपए। 6 दूनी 1200, ठीक है। और 12 चौक 48, है ना, मतलब आपको लगभग 5,000 रुपए महीना क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। किसमें? मनरेगा में। ठीक है। और कितने दिन काम करना पड़ता है इसमें? 100 दिन। ठीक है। हाँ, 20,400 साल में मिलता है, 100 दिन में। ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार कितना दिन काम देती है? 100। और छत्तीसगढ़ सरकार उसमें 50 दिन बढ़ा के देती है, मतलब 150 दिन। कई बार छत्तीसगढ़ में पूछता है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत कितने दिन रोजगार दिया जाता है? कितने दिन? 150 दिन। पर केंद्र सरकार केवल 100 दिन देती है। ठीक है। तो ये हो गया मनरेगा। ऐसे ही गरीबी दूर करने के लिए हम लोग और क्या चलाते हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। ये हो गया। यहां तक समझ में आया? ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब बैंक में चलता है जी, है ना। इसमें क्या होता है? इसकी शुरुआत 9 मई 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम कितनी होगी? 12 रुपए होगा, जिसे जन धन खाते से काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है। ये चलता है 2015, 9 मई 2015 को चालू हुआ है। उस समय क्या खुला था? सबका जन धन खाता खुला था, गरीबी वाला, जिससे अपन कितना 10,000 निकाल सकते हैं शायद एक महीने में। कितना निकाल सकते हैं? एक महीने में उससे सिर्फ 10,000 निकाल सकते हैं। जन धन का खाता खुला था। जिसका जन धन खाता है उसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। मेरे ख्याल से नॉर्मल खाते में भी होता है ना। उसमें आपको 1 साल का 12 रुपए देना पड़ेगा, और ये 12 रुपए आपके खाते से खुद ब खुद कट जाएगा। और आपका उस साल में अगर दुर्घटना से मृत्यु हो गई किसी भी, तो आपको कितना रुपए मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। सस्ता ही है ना। अब भाई 12 रुपए क्या आता वो भी 15 रुपए है ना। अगर आप लड़कियों की तरफ से देखोगे तो 12 रुपए में कोई लिपस्टिक स्नो पाउडर नहीं आता। 12 रुपए में गिन के 10 का 4 गुपचुप आता है, मतलब 5 गुपचुप आएगा। अब लड़के की तरफ से देखोगे तो 12 रुपए में वो स्वेट डंडिका भी नहीं आएगी, जिसको सिगरेट बोलते हैं। ठीक है। तो 12 रुपए में कुल मिला के कुछ नहीं आता, लेकिन 12 रुपए में आपकी जिंदगी का बीमा हो सकता है 2 लाख रुपए का। कौन सी बीमा योजना? प्रधानमंत्री। ठीक है। ये शुरू शुरू में पूछता था। उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद दूसरा है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को नरेंद्र मोदी ने की। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगा। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खातों पर सरकार 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50% जो अधिक है 1,000 रुपए देगी। ये पेंशन योजना है। इसमें आपको 60 साल बाद पेंशन मिलेगा।
और वो पेंशन का निर्धारण आप कितना जमा करते हो उस पर निर्भर करेगा। उस पेंशन में कुछ हिस्सा सरकार डालेगी और कुछ हिस्सा आप डालोगे, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी भी शुरुआत कब? 9 मई 2015। देखिए भाई 9 मई 2015 को 3 योजना लागू हुई, ठीक है। 9 मई 2015 पहला प्रधानमंत्री सुरक्षा, है ना, बीमा योजना। इससे पूछ देता है व्यापम में कभी कभी, है ना। इस पे क्या है भाई? 12 रुपए प्रीमियम, और दुर्घटना होने पर कितना मिलेगा? हाँ। दूसरा क्या है? अटल पेंशन योजना। इस पर आप जितना दोगे उसका एक हिस्सा सरकार देगी, आपको पेंशन मिलेगी, ये भी इसी दिन। तीसरा क्या है? जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका क्या है? हाँ, इसमें है जीवन ज्योति बोल दिया है, तो इसमें बोलता है कि यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों के संबंध में लागू होती है। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि 2 लाख रुपए होगी। इसके अंतर्गत अंशदान 303 रुपए वार्षिक होगा तथा यह 18 से 50 वर्ष के संबंध में लागू होगी। बहुत बढ़िया योजना है भाई। यह योजना स्वाभाविक मृत्यु एवं दुर्घटना, आप सूते सूते भी मर जाओगे या रोड में मरोगे, दोनों में आपको 2 लाख रुपए देगा, पर उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? प्रीमियम है 330 प्रीमियम, ठीक है। और मिलेगा कितना? 2 लाख। अच्छी बात यह है स्वाभाविक और, हाँ, स्वाभाविक और दुर्घटना दोनों में। और इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से, ठीक, योग्य। तो ये वाला करवा लीजिएगा भाई। नहीं भैया इतना भी नहीं। हाँ हाँ, 330 वार्षिक, 330 रुपए हर साल देना है। हाँ, ये वाला आप करवा सकते हो। हाँ, नहीं करते हैं? करते हैं। एक बार आप एक्टिवेट करा लोगे ना, फिर हर साल 330 कटेगा, और फिर आप 4-5 साल दोगे तो आपको लगेगा मैं तो मर नहीं रहा हूं तो 330 क्यों दूं। तो उसके लिए फिर आदमी बंद कराने के लिए भी घूमता है और वो बंद नहीं होता है। तो वैसे 330 रुपए दे दिया जा सकता है साल का, कोई बड़ा नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो गया। तो कई बार ये जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये वित्तीय समावेशन के तहत की योजना थी। इसके द्वारा हर आदमी का क्या बनाया गया? बैंक अकाउंट बनाया गया। पहले खूब पता पूछता था कि इसके तहत कितने खाते खोले गए। जुलाई 2014 की योजना है ये, शायद 28-27 जुलाई 2014 में लागू हुई थी। डेट मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है। इसके तहत बहुत खाते खोले गए, जन धन लोग तो खुलवाए, बाद में वो गरीबी वाला खाता है भाई, और एक महीने में केवल 10,000 निकलेगा, तो उसमें जो पैसा था वो निकलता ही नहीं था। फिर लोग उसको बंद कराना चालू कर दिए, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तीनों योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति, ये तीनों एक साथ लागू हुआ था। उस समय बहुत पूछता था जी, ठीक है। इसमें और बहुत सी योजना है, उसको अपन उतना पढ़ना है क्या योजना? हाँ हाँ, देखो दिया होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका गरीबी। इतना समझ में आया?
ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल।